इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के अंतर्गत आज के अध्ययन का मुख्य बिंदु है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और कार्यफलन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के क्या क्या प्रकार होते हैं इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और कार्यफलन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और कार्यफलन। चूंकि हम जानते हैं कि जिस धातु की परमाणु क्रमांक अधिक होती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। जितनी परमाणु क्रमांक ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही अधिक रहेगी। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होती है वह परमाणु के विभिन्न कक्षकों में अनियमित गति करते रहती है, उसके पृष्ठ पर अनियमित गति करते रहती है। इस इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इतनी अधिक नहीं होती है कि वह उस सतह से या पृष्ठ से बाहर चली जाए। तो यदि किसी विधि के माध्यम से उस इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दी जाए तो वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके क्या हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। और उत्तेजित होने के बाद धातु की जो सतह रहती है उस सतह से इलेक्ट्रॉन जो है निकलना शुरू हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने की इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, मतलब जिस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, एक उस सतह के लिए न्यूनतम ऊर्जा कहेंगे। और उस ऊर्जा का नाम होती है उस धातु की सतह के लिए कार्यफलन ऊर्जा। कार्यफलन ऊर्जा अर्थात किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उस धातु फलन के लिए कार्यफलन ऊर्जा कहते हैं। और इस कार्यफलन ऊर्जा की जो मात्रक होती है वह होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है जिसको ईवी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो ये अलग अलग धातुओं में जो कार्यफलन का मान होता है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा होती है उसका मान अलग अलग धातुओं के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। चूँकि हम जानते हैं कि अलग अलग धातुओं की प्रकृति भी क्या होती है, अलग होती है। तो इसलिए किसी भी धातु की सतह से यदि अपने को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराना है तो उसके लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की मान होगी जिसको कह रहे हैं कार्यफलन ऊर्जा, वह भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हम कितने प्रकार से करा सकते हैं, क्या क्या उसकी विधियां हैं, इस विधि के बारे में देखें। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के जो प्रकार होगी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार होती है। चार विधि के माध्यम से हम धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सकते हैं। तो पहला विधि हम लेके चलते हैं तपायनिक उत्सर्जन। तपायनिक उत्सर्जन। तपायनिक उत्सर्जन में क्या होता है कि धातु की सतह को हम गर्म करते हैं। जब धातु की सतह को गर्म किया जाता है तो धातु की सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गर्म होकर के क्या हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। अर्थात उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन गर्म होकर उत्तेजित हो जाएगी या उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वह धातु की सतह से क्या करेगी, निकलना शुरू करेगी। तो इसी विधि को हम क्या कहेंगे, तपायनिक उत्सर्जन कहेंगे। अर्थात किसी धातु को गर्म करके उसकी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने की जो क्रिया रहती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन में तपायनिक उत्सर्जन के अंतर्गत हम उसको ले सकते हैं। दूसरी हम ये भी देख सकते हैं कि तपायनिक उत्सर्जन के लिए धातु की प्रकृति क्या होना चाहिए। क्या किसी भी धातु से तपायनिक उत्सर्जन करा करके हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सकते हैं? जी नहीं। तो इसमें क्या होती है कि तपायनिक उत्सर्जन के लिए 2 कंडीशन होती है या 2 इसके शर्तें होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि कार्यफलन ऊर्जा क्या है कि धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है। ठीक है। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन ऊर्जा कहते हैं। तो जिस धातु को हम गर्म कर रहे हैं उस धातु का कार्यफलन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है। कम होगी तो क्या होगी,
हल्की मात्रा में यदि उस धातु की सतह को हम गर्म करें तो वह क्या हो जाएगा, आसानी से गर्म होकर के उस पृष्ठ में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाएगा। ठीक, तो पहले शर्त समझ में आ गई कि कार्यफलन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए उस धातु के लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या होना चाहिए कि धातु का जो गलनांक होगी वह क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यदि कम गलनांक वाली होगी तो क्या होगी, गर्म करेंगे तो गल जाएगी मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे टंगस्टन जो धातु होती है, इस प्रकार के धातु का उपयोग तपैनिक उत्सर्जन में लिया जाता है, ताकि गलनांक अधिक होगी तो जितने अधिक गर्म करेंगे गलेगी नहीं धातु और वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू होगा। ठीक, तो ये पहला प्रकार था तपैनिक उत्सर्जन, जिसमें हम धातु को गर्म करके उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, उत्सर्जित कराते हैं। ठीक, दूसरी विधि हम इसमें ले सकते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। दूसरी विधि है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में क्या होता है कि धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति की प्रकाशें डाली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए लेके चलें, ये किसी एक धातु की सतह है, इस पर हम क्या करेंगे, उच्च आवृत्ति की प्रकाश यहाँ पर डालेंगे। इस उच्च आवृत्ति की प्रकाश की जो ऊर्जा हो सकती है वह होती है E=hν, जहाँ पर ν क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। तो जब धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश डाली जाती है तो धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अर्थात इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, जिससे वह सतह से क्या हो जाएगी, उत्सर्जित होगी। ठीक है, तो इस तरीके के उत्सर्जन को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और यहाँ पर जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की दूसरी परिभाषा हम यहाँ पर ये भी दे सकते हैं कि जब धातु की सतह पर E=hν ऊर्जा की फोटॉन आपतित कराई जाती है, या वहाँ पर E=hν ऊर्जा की प्रकाश धातु की सतह पर डाली जाती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। और ऐसे प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो ट्रायोड वाल्व होती है, डायोड वाल्व होती है, इस प्रकार इसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी इसमें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का सबसे अच्छा उदाहरण ये ले सकते हैं कि जैसे विसर्जन नली में हम कैथोड किरणें पर जब पराबैंगनी किरणें डालेंगे तो वहाँ से विद्युत की क्रिया क्या होती है, संचालित होती है। विद्युत की क्रिया संचालित होती है मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जैसे इसके पहले हमने एक प्रयोग में देखा था, जे थॉम्सन के एक प्रयोग में एक विसर्जन नली ली गई थी, उसमें कैथोड पर क्या डाला गया था, उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरण डाली गई थी और वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हुआ था। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का सबसे बढ़िया उदाहरण वही है कि विसर्जन नली में कैथोड किरण के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना। तो ये हो गई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्लियर हो गया। तीसरा हम इसमें ले सकते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन इस प्रकार के उत्सर्जन को कहते हैं कि धातु की सतह पर जब प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाई जाती है, तो प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाने से, चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होती है या ऋणात्मक आवेश उसमें होता है, तो प्रबल विद्युत क्षेत्र जब वहाँ पर लगाई जाएगी किसी भी धातु के आसपास, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर धातु की सतह से क्या हो जाती है, बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रबल विद्युत क्षेत्र क्या करेंगे, लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र नहीं। चुंबकीय क्षेत्र चूंकि नेगेटिव आवेश वाले, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र पे नहीं होगी। किस क्षेत्र पे होगी, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती है और सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सकते हैं। ठीक है, चौथा जो होती है इसमें द्वितीयक उत्सर्जक के नाम से जानते हैं। द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन में या द्वितीयक उत्सर्जन की परिभाषा ये देख सकते हैं कि जब धातु की सतह पर गतिशील कण आकर के क्या होती है, टकराती है,
जब गतिशील कण आकर के टकराएगी तो अपनी समस्त गतिज ऊर्जा को उस धातु की सतह पर क्या कर देगी, दे देगी, जिससे धातु की सतह पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करती है, ग्रहण कर लेती है उस ऊर्जा को, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। जैसे इसको यदि हम चित्र के माध्यम से समझें तो ये हमारे पास एक धातु की सतह है। इस धातु की सतह पर कोई भी कण जो है तीव्र वेग से क्या करती है, इस पर टकराती है। तो हम जानते हैं कि इस धातु का जो द्रव्यमान होगा, ये जो छोटे छोटे जो कण दिख रही है उसकी क्या होगी, द्रव्यमान होगी। द्रव्यमान को यदि हम m से प्रदर्शित करें और v वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, तो इस कण की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 mv का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा किसको दे देगी, धातु की सतह को दे देगी, या यहाँ पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगी, उस एनर्जी को 1/2 mv² जो ऊर्जा, उस ऊर्जा को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। ग्रहण करने के बाद में इस सतह से धातु का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम क्षेत्र उत्सर्जक और द्वितीयक उत्सर्जक के माध्यम से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, उत्सर्जन कराते हैं। तो ये 4 विधियाँ हैं। इस चारों विधि के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या वहाँ से उत्सर्जित करा सकते हैं। इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कहते हैं। और ये जो प्रभाव कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं फोटॉन के बारे में। फोटॉन, चूंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। द्वैती प्रकृति का मतलब क्या होता है कि हाइगेन और न्यूटन, हाइगेन ने क्या बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होती है, और न्यूटन ने क्या बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में नहीं, कण के रूप में संचरित होती है। तो इस तरीक़े से हम यदि हाइगेन की तरंग सिद्धांत को अपनाएं और न्यूटन की कणिका सिद्धांत को अपनाएं तो तरंग जो है डबल नेचर क्या करती है, बिहेव करती है, व्यवहार करती है। तो इस कारण इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश की द्वैती प्रकृति के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, फोटॉन में क्या होता है कि जैसे हाइगेन के यदि हम तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि हम बात करें तो प्रकाश की जो घटनाएं घटित होती है, जैसे व्यतिकरण की घटना हो गया, विवर्तन की घटना हो गया, ध्रुवन की घटना हो गया, तो इन सारे प्रकाशिक जो घटनाएं घटित होती है उसको हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन प्रकाश की और जो घटनाएं होती है, जैसे कृष्ण पिंड विकिरण, कृष्ण पिंड विकिरण का मतलब क्या हुआ कि जैसे कृष्ण पिंड का मतलब होता है ब्लैक बॉडी, जैसे काजल हो गया। ठीक है, काजल की सतह से यदि अपने को क्या करना है, प्रकाश को उत्सर्जित कराना है या प्रकाश का अवशोषण कराना है, तो हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरीक़े से किसी भी सतह पर जो प्रकाश का उत्सर्जन होती है, अवशोषण होती है, इस क्रिया को भी हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार नहीं समझा सकते। इसके अतिरिक्त जो प्रकाश विद्युत जो प्रभाव होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को भी हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार नहीं समझा सकते। तो ऐसे सारी घटनाओं को, जैसे कृष्ण पिंड विकिरण हो गई, प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण हो गया, या प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हो गई, तो ऐसे घटनाओं को समझाने के लिए या ऐसे घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए हाइगेन की तरंग सिद्धांत नहीं बल्कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हम ये जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का छोटा छोटा क्या होता है, बंडल होता है। इसमें हम लिख सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल होता है। और इसी बंडल को हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की जो अवशोषण होगी या उत्सर्जन होगी इसी छोटे छोटे कणों के रूप में होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, फोटॉन कहेंगे। और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटॉन में निश्चित मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है। और उस फोटॉन की क्या रहेगी, संवेग भी होती है। तो फोटॉन की ऊर्जा और संवेग आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है।
आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है उस आवृत्ति के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यदि हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाएं तो फोटान की ऊर्जा ये बढ़ जाएगी और फोटान का संवेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। तो यदि हम फोटान की ऊर्जा को यदि ई से प्रदर्शित करते हैं, या यहाँ पर हम ये लेके चलते हैं कि मान लीजिए फोटान की तरंग दैर्ध्य, माना कि फोटान की तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करें और प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो और न्यू, तो फोटान की ऊर्जा ई बराबर क्या हो जाएगी, एच न्यू होगा। क्योंकि हम जान रहे हैं कि फोटान की ऊर्जा आवृत्ति के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। इस समीकरण को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू एच सी अपान लेमडा भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर ऊर्जा का जो सूत्र निकला हुआ है एच न्यू, एच क्या चीज़ है, प्लांक कांस्टेंट है। इसको हम कहते हैं जहाँ एच प्लांक नियतांक, क्योंकि इस सिद्धांत को हम किसके अनुसार समझ रहे हैं, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। तो वहाँ पर एक नियतांक आया है जिसका मान है एच, और एच को हम क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है या मान होती है, एच का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। 6.67 गुणित 10 का घात ऋण 34 जूल सेकेंड होती है एच का मान, जिसको हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक। तो समीकरण यहाँ पर निकला हुआ E इक्वल टू एच न्यू। ये जो समीकरण है, ऊर्जा का मान हम किस रूप में निकाल रहे हैं, प्रकाश की आवृत्ति के रूप में निकाल रहे हैं। यहाँ पर इस समीकरण का दूसरा रूप यहाँ पर लिखा गया है, E इक्वल टू एच सी अपान लेमडा। यहाँ पर फार्मूला जो निकली हुई है वो किस रूप में है, प्रकाश की चाल। सी का मतलब क्या है, प्रकाश की चाल, और लेमडा क्या चीज़ है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो इसी सूत्र को हम दूसरे रूप में क्या लिख लिए, प्रकाश की चाल और तरंग दैर्ध्य के रूप में यहाँ पर इस सूत्र को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि फोटान का जो संवेग होता है वो भी आवृत्ति की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि संवेग को हम किससे प्रदर्शित करें, P से प्रदर्शित करें, तो P बराबर क्या हो जाएगी, एच न्यू अपान सी, एच न्यू अपान सी। इसको दूसरे रूप में लिखें तो P बराबर हो जाएगा एच अपान लेमडा। तो यहाँ पर भी सी एच क्या चीज़ है, प्रकाश फोटान प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, जिसका मान कितना है यहाँ पर 6.67 गुणित 10 का घात ऋण 34 जूल सेकेंड होती है। ठीक है। तो इस तरीक़ा से फोटान की ऊर्जा और उसका संवेग ये यहाँ पर निकाला गया है। तो यहाँ पर जो सूत्र निकला हुआ है ये सूत्र महत्वपूर्ण है, और इस सूत्र के माध्यम से यदि हम एक प्रश्न हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न लेते हैं कि एक फोटान की ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक प्रश्न लेते हैं, फोटान की ऊर्जा E बराबर कितना, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। यदि हम प्रकाश की चाल को देखें तो प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित करते हैं। C का मान कितना होगा, 3 गुणित 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणित 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। और प्लांक कांस्टेंट का मान हम जानते हैं कितना, 6.67 गुणित 10 का घात ऋण 34 जूल सेकेंड होती है। तो इस फोटान जिसकी ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी तरंग दैर्ध्य निकालना है, लेमडा का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो लेमडा का मान ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर ऊर्जा दिया गया है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितनी जूल होती है, 1.6 गुणित 10 का घात ऋण 19 जूल होती है। ठीक है। अब यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है तो क्या हो जाएगी, इसलिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणित 1.6 गुणित 10 का घात ऋण 19 जूल हो जाएगी। ठीक है।
ये दोनों मान कांस्टेंट है, दिया हुआ है, सी और एच का मान दिया हुआ है। निकालना क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकालना है लैम्डा। तो हम जानते हैं कि ऊर्जा E बराबर, अतः फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच सी अपान लैम्डा होती है। ठीक है, लैम्डा जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, लैम्डा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं एच सी अपान ई। तो लैम्डा का मान निकल जाएगा, एच का मान यहाँ पे रखेंगे 6.67 गुणित 10 का घात ऋण 34, सी का मान रखेंगे 3 गुणित 10 का घात 8, और यहाँ पर जो ई है, ई का मान कितना निकला हुआ है, 20 गुणित 1.6 गुणित 10 का घात ऋण 19। इस सब को सरल करेंगे तो यहाँ पर जो लैम्डा का मान है वो निकल जाएगा। तो इस तरीक़े से हम क्या करेंगे, दिए गए सूत्र से या फोटॉन की ऊर्जा से हम उस फोटॉन की क्या निकाल सकते हैं, तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था फोटॉन से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि फोटॉन का जो विराम द्रव्य, यदि फोटॉन स्थिर अवस्था में है, जिसको हम कहते हैं विराम अवस्था, तो विराम अवस्था में फोटॉन का द्रव्यमान शून्य होती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं विराम द्रव्यमान, ये क्या होता है, 0 होता है या शून्य होता है। लेकिन यदि हम गतिक द्रव्यमान देखें तो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की गतिक द्रव्यमान, अर्थात यदि फोटॉन गति कर रही है उस स्थिति में यदि उसका हम द्रव्यमान निकालें तो फोटॉन की गतिक द्रव्यमान निकल जाएगी m बराबर h न्यू अपान c का वर्ग। ठीक है, यह है फोटॉन की गतिक द्रव्यमान। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि फोटॉन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगी, m बराबर h न्यू अपान c का वर्ग, ये होती है। तो इस तरीक़ा से हम फोटॉन, जो प्रकाश का एक छोटा छोटा बंडल होता है, उसको हम क्या कहेंगे, फोटॉन कहेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के माध्यम से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति युक्त प्रकाश आपतित कराई जाती है और उस, जिसको हम कहते हैं फोटॉन, उसकी ऊर्जा कितनी होती है, E = h न्यू। तो जब धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति युक्त फोटॉन या जिसकी ऊर्जा E = h न्यू है, ये जब हम धातु की सतह पर आपतित कराएंगे तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। इतनी ऊर्जा को धातु की सतह क्या करेगी, ग्रहण करेगी, जिससे उस सतह पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या करेगी, उत्तेजित अवस्था में आकर के धातु की सतह से बाहर जाना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को या इस प्रकार के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सबसे पहली जो व्याख्या थी उसको हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने देखा। हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने कैसे देखा कि विसर्जन नली में जो कैथोड होती है उस कैथोड पर क्या डाला, पराबैंगनी किरणें डाली। जैसे इस प्रकार की एक विसर्जन नली ऐसा बनाया गया था, इसमें एक कैथोड होती है। ठीक है, इस कैथोड पर उच्च ऊर्जा युक्त जब पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं, डाली जाती हैं। ये पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, जिसकी एनर्जी कितनी है, E = h न्यू। तो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा और इलेक्ट्रॉन पुंज, जिसको हम कहते हैं कैथोड किरणें, वो इस नली में क्या करेगी, सरल रेखा में गमन करेगी और यहाँ पर एक पर्दा होता है, उस पर्दे में क्या करेगी, चमक उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की सबसे पहली व्याख्या
हर्ज ने देखा क्या देखा कि पराबैंगनी किरणें कैथोड किरणें पर डाली, तो इससे ये पता चला कि जो विद्युत विसर्जन होती है वो सरलतापूर्वक होता है। ठीक है। दूसरा इसका प्रयोग देखा हॉल और वेक्स ने। हॉल और वेक्स ने क्या देखा, हॉल और वेक्स का यदि हम प्रायोगिक प्रदर्शन करें तो उन्होंने एक पायरेक्स कांच की बनी हुई एक निर्वात बल्ब लिया, ये इसको हम एक ट्यूब भी कह सकते हैं टी। इसमें धातु की दो प्लेटें रहती है, एक होता है सी और दूसरी होती है ए। सी को हम कैथोड कहेंगे, ए को क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। और कैथोड और एनोड का जो संबंध होती है, एक बैटरी, ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ पर धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। तो इस तरीक़े से हॉल और वेक्स का प्रायोगिक प्रदर्शन है, हॉल और वेक्स का प्रायोगिक प्रदर्शन। तो हॉल और वेक्स ने देखा कि एक निर्वात ट्यूब लिया, इस निर्वात ट्यूब में या बल्ब भी ले सकते हैं इसको, धातु जिंक धातु की बनी होती है, दो प्लेट है कैथोड और एनोड। इस प्लेट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कैथोड को हम कैथोड को हम उत्सर्जक प्लेट के नाम से भी जानते हैं और एनोड को संग्राहक प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। दोनों का संबंध एक बैटरी से कर दी जाती है। एनोड का जो संबंध है वो धनात्मक सिरे से और कैथोड का संबंध है वो ऋणात्मक सिरे से यहाँ पे किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे धारा मापने के लिए क्या लगाया गया है, एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, जब यहाँ पर एक पराबैंगनी किरणें डाली जाती है, इसकी ऊर्जा कितनी होगी, E = h न्यू के बराबर होगी, जिसकी आवृत्ति क्या है, उच्च है या ज़्यादा है। ठीक है। तो इतनी ऊर्जा की जब यहाँ पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है किसी स्रोत के माध्यम से, तो कैथोड पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगी, इतनी ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद में उत्सर्जित होगा। उत्सर्जित होगा मतलब ये धनात्मक प्लेट की ओर जाएगी। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर इतनी ऊर्जा का प्रकाश यहाँ पर डाला जाएगा, इसमें विद्युत क्रिया जो है सरलतापूर्वक होना शुरू हो जाएगी। जब E = h न्यू, जिसको हम पराबैंगनी किरणें कह रहे हैं, इस पराबैंगनी किरणें को डालना यदि हम बंद कर दें तो यहाँ पर विद्युत की क्रिया जो है संचालित नहीं होगी, मतलब ये जो धारा मापी में है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है। तो इसका क्या प्रेक्षण लिया गया, तो प्रेक्षण में यहाँ पर देखा गया कि जब कैथोड पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, चूंकि उसमें ऋणात्मक आवेश होती है, इस कारण एनोड की ओर क्या होगी, आकर्षित होगी और ये विद्युत परिपथ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, जिसके कारण धारा मापे में विक्षेप आएगा। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। जब इस पर पराबैंगनी किरणें डालना बंद कर देते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना भी बंद हो जाती है। उस स्थिति में जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही नहीं हो रहा है तो एनोड की ओर क्या होगी, आकर्षित नहीं होगा, मतलब ये विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगी। और विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगी अर्थात यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो लगा उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, मतलब ये विक्षेप कुछ नहीं बताएगा। ठीक है। तो इस तरीक़ा से हॉल और वेक्स ने एक प्रायोगिक प्रदर्शन के माध्यम से जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है उसको प्रदर्शित किया गया। ठीक। इसमें यह भी देखा गया कि इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला, तो इस प्रयोग से निष्कर्ष ये निकलता है कि सभी प्रकार के धातु में प्रकाश विद्युत प्रभाव के गुण को प्रदर्शित करने की क्षमता पाई जाती है, किसी में अधिक और किसी में कम। अब जैसे मान लीजिए एक क्षारीय धातु लेते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। तो इस प्रकार की जो क्षारीय धातु होती है, उस क्षारीय धातु में यदि हम दृश्य प्रकाश डालते हैं तो दृश्य प्रकाश डालते ही इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रदर्शित होती है। ठीक है। लेकिन कुछ धातु ऐसे होती है जिसमें केवल पराबैंगनी किरणें डालेंगे तभी वहाँ से तभी उस धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी प्रकार के धातु इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है, चाहे वह क्षारीय धातु हो या अन्य प्रकार के धातु हो। उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को जब हम प्रदर्शित करें तो उस धातु की प्रकृति क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर निर्भर करेगी। तो ये था हॉल और वेक्स का प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करने वाली प्रायोगिक प्रदर्शन। इसमें हम लेनार्ड का भी प्रयोग देख सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन।
लेनार्ड के अनुसार। लेनार्ड के अनुसार, ठीक है। जैसे हाल और वेक्स ने अपना प्रायोगिक प्रदर्शन किया, उसी तरीके से लेनार्ड भी ने किया। और लेनार्ड के लिए यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं। ये बैटरी बी। तो लेनार्ड ने अपना प्रायोगिक प्रदर्शन प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर एक चित्र यहाँ पे बताई गई है, जिसमें कांच की बनी हुई एक बल्ब है। इस पर धातु की दो प्लेटें लगी हुई है। एक प्लेट है सी, जिसको हम कैथोड कह रहे हैं, दूसरी है ए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं। इस बल्ब में एक खिड़की लगा हुआ है, जिसको यहाँ पे W से प्रदर्शित किया गया है। इस खिड़की के माध्यम से किसी स्रोत होती है, उस स्रोत से उच्च ऊर्जा युक्त परावैंगनी किरणें कैथोड पर डाली जाती हैं। एनोड और कैथोड का जो संबंध होती है, यहाँ पर एक माइक्रोमीटर और एक वोल्टमीटर लगा हुआ है। इसके साथ एक धारा को नियंत्रित करने के लिए एक परावर्ती प्रतिरोध लगी गई है, जिसको हम धारा नियंत्रक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये कुंजी K है, जिसको परिवर्ती कुंजी कहते हैं। और एक बैटरी से एनोड और कैथोड को क्या किया गया है, संबंधित किया गया है। तो ये प्रायोगिक प्रदर्शन हो गई। अब इसमें हम देखते हैं कि जब उच्च ऊर्जा युक्त परावैंगनी किरणें जब इस पे डाली जाती है कैथोड पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगी। उत्सर्जित होने के बाद में एनोड की ओर क्या करेगी, आकर्षित होगी, जिससे इस प्रक्रिया में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा जो प्रवाह होगी वो माइक्रोमीटर और वोल्टमीटर के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। तो इसका परिणाम और प्रेक्षण क्या निकला, तो यहाँ पर हम देखते हैं परिणाम और प्रेक्षण। प्रेक्षण और परिणाम में सबसे पहला यहाँ पर हम देखते हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता। आपतित प्रकाश की तीव्रता, ये जो प्रकाश डाल रहे हैं उसकी तीव्रता क्या है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करती है कि नहीं करती है, या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है वो प्रकाश आपतित प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है कि नहीं करती है। इसके बारे में यहाँ पर प्रेक्षण से ये पता चलता है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पर क्या इफेक्ट होती है या क्या उसका प्रभाव होता है। तो इसको हम ये देख सकते हैं कि यदि संग्राहक प्लेट, ये प्लेट जो है इसको संग्राहक प्लेट कहते हैं, इस प्लेट को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जक प्लेट कहते हैं। तो संग्राहक प्लेट के विभव को यदि धनात्मक या धन से कनेक्ट करते हैं, धन से जोड़ा जाता है, तो इसका विभव को क्या माना जाएगा, उच्च विभव पर माना जाएगा। तो जब हम संग्राहक प्लेट को उच्च विभव पर रखते हैं तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम विभव के मान को बढ़ाते जाएंगे, परिपथ में धारा के मान भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। एक स्थिति ऐसे आती है कि उत्सर्जक जो प्लेट है उससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की दर, संग्राहक प्लेट में इलेक्ट्रॉन जो संग्रहित हो रही है उसकी दर, दोनों यदि आपस में बराबर हो जाए तो विभव के मान को भी हम यदि बढ़ाते हैं तो धारा का मान नहीं बढ़ेगी, नियत हो जाएगी। ठीक है। और उस नियत मान को हम क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। धारा के नियत मान, धारा का नियत मान, धारा के नियत मान को कौन सा धारा कहेंगे, संतृप्त
धारा कहेंगे। जब दोनों के मान आपस में बराबर हो जाती है, कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की दर और एनोड पर आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉन की दर, तो यहाँ पर यदि विभव के मान को ही बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इस परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, नियत रहेगा। मतलब जितनी मात्रा में बह रही है उतनी ही क्या करेगी, प्रवाहित होगी। तो क्या कहलाएगी, वह संतृप्त धारा कहलाएगी, नियत धारा कहलाएगी। ठीक। अब यदि विभव के मान को क्या करते जाए, कम करते जाए, तो स्वाभाविक है जब विभव के बढ़ाने से धारा का मान बढ़ता है तो कम करने से क्या होगी, धारा का मान कम होगी। ठीक। यदि विभव के मान को 0 कर दे तो क्या धारा का मान 0 होगा, कम विभव को कम करने से धारा के मान कम हो रही है। लेकिन यदि विभव को 0 कर दे या 0 कर दे तो क्या धारा का मान 0 होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि विभव के मान को यदि हम 0 करते हैं तो धारा के मान 0 नहीं होती है। इसके पीछे कारण यह है कि जो उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन में क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा, और उस गतिज ऊर्जा के कारण यदि विभव के मान को हम 0 करते हैं तो धारा के मान क्या होती है, 0 नहीं होती है। तो धारा के मान को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी विशेष विधि के माध्यम से धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव, इस विभव को आपस में क्या करते हैं, बदल देते हैं। जो यहाँ पर संग्राहक प्लेट है उसके विभव को ऋणात्मक करेंगे और जो उत्सर्जक जो प्लेट है उसके विभव को क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे। ये ऋण और ये धन। पहले की स्थिति में क्या था, ये धन था, ये क्या था, ऋण था। अब बदल दिया गया। बदल देने के बाद में क्या होती है, जब विभव के मान को कम करते हैं तो धारा के मान ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। तो उस विभव को जिसको हम V0 से प्रदर्शित करेंगे, अर्थात विभव के उस ऋणात्मक मान के लिए जिस पर धारा के मान क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, उस विभव को हम क्या कहते हैं, निरोधी विभव। ये V0 से प्रदर्शित करें, इसको हम क्या कहेंगे, निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव अर्थात निरोधी विभव वह विभव है जिसमें धारा का मान क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है। कब 0 हुआ, जब संग्राहक प्लेट के विभव को क्या किया, ऋणात्मक विभव पर लाया। ठीक है। तो इस कारण निरोधी विभव पर धारा का मान क्या होगी, 0 होगी। तो ये जो निरोधी विभव है वह जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है उसी अधिकतम गतिज ऊर्जा की क्या होती है, माप होती है। मतलब जो उत्तेजित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा को हम किससे मापेंगे, निरोधी विभव के माध्यम से मापा जाएगा। ठीक है। अब यदि इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है या उसकी अधिकतम वेग है उसको यदि हम यहाँ पे निकालें तो देख सकते हैं माना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है। ठीक है। और उसकी अधिकतम वेग और अधिकतम वेग v यहाँ पर हम लिख देते हैं मैक्सिमम, ये होती है। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv², और यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम। ठीक है। क्लियर हो गया। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो और उसका निरोधी विभव को हम क्या मान रहे हैं, V0। दूसरी स्थिति में लें, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो और निरोधी विभव बराबर क्या हो, V0। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, V0 होगा। ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो और उसका निरोधी विभव क्या हो, V0 हो, तो इस स्थिति में हम ले सकते हैं E मैक्सिमम बराबर EV0। ये समीकरण नंबर 2 और इसको मानेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 और समीकरण 2 से EV0 बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम ये निकलता है। तो इस सूत्र से क्या पता चला कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती। प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, यहाँ पर कहीं पे तीव्रता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये क्या है? गतिज ऊर्जा है। ठीक है, गतिज ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी दर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, बाहर चले जा रही है, निकल रही है। तो इस सूत्र से ये पता चलता है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता के ऊपर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की दर ये निर्भर नहीं करता, चाहे उसकी तीव्रता कितनी भी हो। ठीक है, ये इस प्रायोगिक प्रदर्शन का पहला रिजल्ट था। तीव्रता के ऊपर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो दर है वह निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो ये आज के जो अध्ययन का जो मुख्य बिंदु था, इसमें लेनार्ड का एक प्रायोगिक प्रदर्शन किया गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई। आगे इसमें कंटिन्यू जारी रहेगी। थैंक यू।